बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं नोट मेकिंग के बारे में कि वो बहुत लंबा और बड़ा नोट्स बना लेते हैं। तो नोट्स कितने कंसाइज और छोटे उतने अच्छे हैं, और वो एक्चुअली हर एक एस्पिरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा एक कीवर्ड मुझे ही पता होगा, क्योंकि मेरे माइंड को वही ट्रिगर करता है। मेंस में भी बड़े बड़े सेंटेंसेस से ज़्यादा फायदेमंद छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना ही काम करता है। और टॉपर के नोट्स एक्चुअली यूजफुल रहते हैं, क्योंकि एक पता चलता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, डायरेक्शन मिल जाता है हमें, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाता है। ये आप 30-40 आंसर लिख के आपके माइंड के अंदर ये वायर हो जाता है, तभी ही आपके पास वो आंसर का एक क्रूड फॉर्म आने लगता है। लिमिटेड सोर्सेस से मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, बिलीव मी इट रियली पेज ऑफ। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, आपको वो पढ़ाई को कैसे अप्लाई करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्री में नॉट ओनली नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ टू use that knowledge under stressful condition is also important. Just give it in your 100%. That's it. दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं विष्णु सर, जिन्होंने इस बार 2023 की जो यूपीएससी की रिज़ल्ट आई है, ही सिक्योर्ड 31st रैंक। सर की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बिकॉज इससे पहले भी इन्होंने यूपीएससी क्रैक की है। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। मेरा जन्म केरल में हुआ था और मैं गुजरात में पला बड़ा। मैंने अपना पूरा मतलब स्कूलिंग गुजरात में किया है 12th स्टैंडर्ड तक। 11th-12th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया था। और उसके बाद से मैंने यूपीएससी का प्रेप किया था। और मेरी फैमिली के बारे में बोलूँ तो मेरे पापा एक प्राइवेट फर्म में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और मेरी मम्मी एक स्कूल टीचर है, प्राइवेट स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में, और मैं इकलौता चाइल्ड। ओके, केरल से गुजरात आए, देन गुजरात के बाद आप दिल्ली आते हैं, फिर इसके बाद यूपीएससी में जाते हैं। केरल से गुजरात क्यों आए, गुजरात ही क्यों, और कोई स्टेट क्या था वहाँ पे कनेक्शन? एक्चुअली मेरे पापा केरल से गुजरात में फॉर वर्क रिलेटेड पर्पस आए थे, तो उनको जॉब गुजरात में मिली थी, तो वो उधर सेटल्ड हो गए। तो फिर शादी के बाद भी मेरी मम्मी भी उनके साथ जाके उधर शिफ्ट हो गए थे, तो हम उधर ही सेटल्ड है एक्चुअली। कब ख्याल आया सर, पापा तो इंजीनियर थे, आप भी इंजीनियर बन सकते थे, राइट? क्यों और कब ऐसा ख्याल आया कि यू शुड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज? जी, जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बताया था कि आईएएस कुछ एक पोस्ट होता है, अच्छा। एक यूपीएससी एक एग्ज़ाम होता है, तो यदि वो बनना चाहो तो देख लो एक बार। बहुत छोटा, कैजुअली एकदम जनरल। हाँ। अच्छा। और उनको भी बहुत चाह थी कि मैं आईएएस बनूं, तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं। तब तो मैं बच्चा था, तो मम्मी पापा जो बोलते थे उस पर बड़ा ये होता था, तो हम देखते थे। ये कब हुआ था, क्या एज रही होगी जब इन्होंने बोला था मम्मी ने? मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे ऐसा बोला था कि एक ऐसा चॉइस है, देख लेना। बोलते हैं ना बच्चों को कि ये बन जाओ ये बन जाओ। उसके बाद 8th-9th में जब मैं आया तो मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में पता चला, और मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, और मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने देखा आईएफएस, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क प्रोफाइल लगा, और सबसे बड़े गर्व की बात है कि हम देश को रिप्रेजेंट करेंगे बहुत ही बड़े बड़े फोरम्स में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे उससे बहुत ही बड़ा ऑनर लगा वो, और तब मुझे फॉरेन सर्विस की तरफ बहुत ही बड़ा झुकाव आ गया, रुझान बढ़ता गया। और मैं फॉरेन सर्विस के लिए मैंने सोचा चलो अब आईएफएस बनना है। तो उसके हिसाब से सिविल सर्विसेज तो मेरे लिए पहले से ही एक गोल रहा है, और इसीलिए मैंने 11th-12th में भी साइंस टीचर का एक बच्चा होने के बावजूद मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की? मैंने ग्रेजुएशन बीए पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में की थी। ह्यूमैनिटीज़ पहले मैंने साइंस लिया था, क्योंकि पीयर प्रेशर आता है सोसाइटी का, ये था कि साइंस डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल तो होता ही है। बिल्कुल। तो ये पक्का नहीं है, सिलेक्शन गारंटीड तो होती नहीं है, तो यदि नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, ये डर तो रहता है। तो मैंने पहले साइंस लिया था, पहले 6 महीने मैंने साइंस में था। फिर उसके बाद बहुत ही कठिन टाइम था वो, 15-20 दिन में मैंने एक निर्णय लिया है कि बहुत रिसर्च के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि चलो ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी स्कूल के सभी टीचर, मेरे दोस्त, जो भी मुझे जान रहे थे, बोलते थे यार क्या कर रहा है, क्यों ले रहा है ये सब। अच्छा। पर मुझे विश्वास था कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ में भी ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, संभव नहीं है, संभावनाएं तो बहुत उसमें भी है। तो मैंने सोचा जो दिल कह रहा है उसको कर लो, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी था ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा, साइंस से तो बहुत, और उसके वजह से मैंने सोचा चलो जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है उसी में करके देख लेता हूँ। तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ में स्विच कर लिया था। सर, इससे पहले भी आपने अटैम्प्ट क्लियर की, उसमें कब की और कैसा क्या रैंक था, और उसके बाद आपने आगे कैसे बढ़े?
मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 पिछले साल ही 394 रैंक अच्छा। हासिल किया था। 394 रैंक था मेरा और मैं डानिक्स सर्विस में मेरा एलोकेशन हुआ। डानिक्स एक बहुत ही अच्छी सर्विस है एक्चुअली, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ऑन फील्ड जॉब बहुत ज़्यादा है इसका, और आपकी पोस्टिंग एसडीएम लेवल पे शुरू होती बिल्कुल। है, एडीएम फिर डीएम रैंक तक जाती है, एंड देन थोड़े टाइम के बाद इंडक्शन इनटू आईएएस भी हो जाता है। बट हाँ, अभी प्रमोशंस थोड़े स्लो है, स्टैग्नेशन है, वो थोड़े इश्यूज, माइनर इश्यूज तो रहते ही है। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर अ करियर, Correct. बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सर्विस। इट्स अ सर्विस विच गिव्स यू लॉट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जब हम अपनी एफर्ट से दूसरों की मदद कर पाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी गेट इज़ ऑल्सो वेरी इमेंस। तो सिविल सर्विसेज में लोग आते ही बहुत सारे रीज़न से है, और एक प्राइमरी रीज़न तो ये है कि उनको लोगों की सेवा करनी है, उनके लाइफ को इम्पैक्ट करना है, उनको खुद एक सोशल चेंज लाना बहुत है। बढ़िया सर। तो उसके लिए डानिक्स इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी एन एप्ट सर्विस आई वुड से। इसके बाद भी आप नहीं रुके, फिर से आप आते हैं और यूपीएससी के लिए ट्राई करते हैं और यू गॉट 31वां रैंक विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो इसको कैसे देख रहे थे शुरुआत में जब आपने ये 2023 का अटेम्प्ट दिया था? पहले तो मुझे डर लग रहा था कि क्या प्रीलिम्स पास होगा कि नहीं होगा। इस बार का प्रीलिम्स का पेपर आप सभी ने देखा था, बिल्कुल, टफ बिल्कुल। था, सीसैट तो Horrible। हद पार टफ था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उसका एक डर था। बट देन मुझे ये था कि यार मेरा ड्रीम इंडियन फॉरेन सर्विस था, हाँ, शुरू से ही आपने शुरू से बताया। मेरा ड्रीम यही Correct, था। तो मुझे था कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जस्ट शूट इन योर बेस्ट। बहुत बढ़िया। और सभी का ऐसा रहता है कि एक बार सब लोग प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं ना, अंदर से एक अलग जुनून और जोश आ जाता है कि यार ये 100 दिन आप प्रिपेयर करके एकदम जी जान लगा दो, शायद आपकी तकदीर ही बदल देती है ये एग्ज़ाम। बहुत बढ़िया। तो यही था जो सभी को था, मुझे भी वो जोश था कि जस्ट गिव इन योर बेस्ट, बर्न योर सेल्फ, मिल जाएगा कुछ। तो प्रेफरेंस आपकी आईएफएससी ही है इस वक्त? जी जी, अभी प्रेफरेंस बहुत फॉरेन बढ़िया। सर्विस ही है मेरी। तो ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी कंट्री आपकी मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली होता है कि कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज चूज़ करने को मिलता है, एंड वो कैडेट्स मतलब जो ट्रेनीज है आपस में ही चूज़ करते हैं। तो बेस्ड ऑन द कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज द कंट्री ऑफ द पोस्टिंग मिलती है, एंड फिर एमईए डिसाइड करता है कि फिर आप कहाँ जाओगे, बिल्कुल। कहाँ पे क्या पोस्टिंग होगी, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वैकेंसी, किस कंट्री में वैकेंसी किस कंट्री वैकेंसी? आपके हिसाब से क्या बेस्ट तरीके होने चाहिए एक बेहतरीन नोट्स लिखने के लिए? जी, नोट मेकिंग एक्चुअली उसका यूटिलिटी पहले हमें जानने की ज़रूरत है। नोट्स आर एक्चुअली फॉर रिवाइजिंग एट द लास्ट मोमेंट, हमारा जल्दी रिवीजन हो जाए, और उन्हें देख के हमारा दे आर द ट्रिगर पॉइंट्स फॉर आवर माइंड। बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं नोट मेकिंग के बारे में कि वो बहुत लंबा और बड़ा नोट्स बना लेते हैं। मेरी भी एक गलती रही है, ओके। स्पेशली करंट अफेयर्स में। जब थोड़े नोट्स बनाता था तो मैं तो एकदम कट कॉपी करके अच्छा। बहुत ही बड़ा बनाता था, तो ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता था। बट एक्चुअली नोट्स कितने कंसाइज और छोटे उतने अच्छे हैं, और वो एक्चुअली हर एक एस्पिरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा एक कीवर्ड मुझे ही पता होगा, क्योंकि मेरे माइंड को वही ट्रिगर करता है। मैंने कुछ लिखा है तो मेरे को वो ट्रिगर करेगा। अब मेरे नोट्स कोई और पढ़ेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा समझ नहीं आएगा कि क्या है। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक हर एक एस्पिरेंट का एक अलग अलग ट्रिगर पॉइंट होता है नोट का। तो नोट्स का ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप कीवर्ड्स लिखिए उस नोट में, और एक उसका कुछ एग्जाम्पल लिखिए, ताकि आप जब वो नोट देख रहे हो आपको जल्दी से ट्रिगर हो जाए। ट्रिगर हो जाए। और वो छोटे नोट्स अच्छे हैं अगेन, क्योंकि मेंस में भी बड़े बड़े सेंटेंसेस से ज़्यादा फ़ायदेमंद छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना ही काम करता है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स लिखोगे तो हमें मैक्सिमम मार्क्स मिलता है। जैसे आपने बताया कि हमने जो नोट्स लिखा उसको हम ही समझ पा रहे हैं, जी दूसरा भी समझ पाता हो, लेकिन उस तरीके से नहीं, जब क्योंकि आपने लिखा है। तो ये बच्चे टॉपर्स के नोट्स को क्यों रेफ़र करते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों को? जी, टॉपर्स के नोट्स एक्चुअली अगेन मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो नोट्स होते हैं एक तो रिवीजन टाइम के नोट्स होते हैं, तो उनका तो बहुत छोटा रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम जीएस में जाते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो ये जो जीएस के बीच टाइम रहता है तब ये बहुत यूज़फुल होते हैं। और टॉपर के नोट्स एक्चुअली यूज़फुल रहते हैं, क्योंकि एक पता चलता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, डायरेक्शन मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है हमें, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाता है, frame एक of टेम्पलेट मिल जाता है कि क्या करना है, लेआउट। हाँ, और उससे दूसरा एक वैल्यूएडिशन भी हो जाती है। वैल्यूएडिशन होती है। जी, तो वो बेस नोट
प्लस ये टॉपर्स, और हमें पता भी चल जाता है कि उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, कैसे पढ़ना, क्योंकि देखिए कंटेंट तो सबके पास रहता है, बस वो प्रेजेंट करने का एक तरीका रहता है। आप जो बेसिक स्टफ़ है, जैसे पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसको आप थोरोली पढ़ें। आपने इन सारे सब्जेक्ट का नाम क्यों लिया? क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमारे बेसिक एकदम कोर रहते हैं। कोर रहते हैं। तो यदि आप इस पे थरो रहेंगे तो इवन आप करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ना, यदि आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आप लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो आपको ये बेसिक नॉलेज रहेगा, तो आई थिंक वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपको प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा, बट इसको बहुत थरोली करना पड़ेगा। जो बेसिक कंटेंट है, जो बेसिक स्टफ़ है, तो यदि आप उसको करेंगे तो आपका, और ऐसा नहीं है कि हमें प्रीलिम्स में सभी 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको एक 60 सवाल सही कुछ करने हैं बस। तो आई थिंक जो बेसिक स्टफ़ आप पढ़ते हो, प्लस आपकी जो इन्फ्रेंसेस है और आपका जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, उससे आप ये प्रीलिम्स जीएस का आप कवर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ कवर होगा, बट जितना मैक्सिमम आप कवर करना चाहते हो उतना कवर हो सकता है। एंड जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको आप यदि काम एंड कंपोज्ड वे में देखेंगे तो आपको शायद से उसके जवाब मिल जाए उसमें। जैसे आपने कुछ सब्जेक्ट बताए जो कि बेसिकली अभी ट्रेंडिंग है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, ताकि लास्ट वक्त, क्योंकि वक्त कम है, बच्चे उसको साइड कर दें और जो मेन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट बताए जिससे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं एज़ पर करंट ट्रेंड। मेरा ऐसा ट्रेंड रहा नहीं है। या रिस्क नहीं लेना चाहिए? रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आज मैंने ये बोल दिया और एस्पिरेंट्स ने ऐसा कर दिया तो मैं उनको मिसगाइड कर रहा हूँ बेसिकली, और मेरे वजह से कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का ड्रीम, सपना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस एग्ज़ाम में। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यदि आपसे नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, बट यदि आपके पास स्कोप है करने का तो आप ऐसा ना कीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट को छोड़िए। बट और आपके साथ यदि नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी देखिए तो मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल 2 साल से कम हो रहे हैं, बट अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दें, क्योंकि क्या हो पता अगले साल पूछ ले तो फिर ये आपकी मेहनत ही पूरी चली जाएगी, क्योंकि हर एक सवाल प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप रिस्क ना ले और जितना हो सके आप करें, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं। हाउ वी कैन राइट लाइक ए टॉपर्स इन एग्जामिनेशन हॉल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेंस आंसर राइटिंग? सी एवरी टॉपर वाज वंस अ बिगिनर। बहुत बढ़िया सर। मैं अपने आंसर, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक पहला आंसर लिखा था, मैंने एक ऐसे भी लिखा था, वो मैंने ब्लैंक पेज में नहीं लिखा था, एक डायरी में लिखा था। और वो मेरे को पता है, आज मैं जब वो आंसर देखता हूँ मुझे पता है इस आंसर में मुझे कुछ मार्क्स नहीं मिलने हैं। मेरे को 0 ही मिलना है। ठीक है। और मुझे उस आंसर में, पहली बात मैं उतना बड़ा आंसर लिख भी नहीं पाता मेंस में, टाइम ही नहीं है। ठीक है। तो मेंस के आंसर राइटिंग का यही रहता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप पेशेंटली प्रैक्टिस कीजिए। लोगों में इम्पेशेंस बहुत है कि यदि वो एक आंसर नहीं लिख पा रहे, 2 आंसर, 10 आंसर के बाद लोग बोलते हैं अरे यार मुझसे नहीं हो रहा, वो छोड़ देंगे, बोर हो जाते हैं। 10 आंसर में नहीं होता ये आप 30-40 आंसर लिख लिख के आपके माइंड के अंदर ये वायर हो जाता है, तभी ही आपके पास वो आंसर का एक क्रूड फॉर्म आने लगता है। बहुत बढ़िया सर। देखिए, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, आप पहले दिन ही जाके शतक नहीं मारते, आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। हम पहले ही 1 किलोमीटर नहीं मैराथन कर सकते, पहले 100 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर भाग के ही हम एक टोटल मैराथन कर सकते हैं। तो यूपीएससी भी एक मैराथन ही है। इसमें छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं और वो इंक्रीमेंटल एफर्ट्स लगते हैं, और ये नहीं है कि आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। एक बहुत ही बड़ा मैंने रीज़न देखा है कि यूपीएससी में ड्रास्टिक चेंज जल्दी नहीं दिखता। अच्छा। इसकी वजह से लोगों में इंसेंटिव और मोटिवेशन कम हो जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। आप उसको टाइम दीजिए। आप आज एक आंसर लिखिए, 3-4 महीने के बाद आप अपने आंसर, अभी के आंसर और वो पहले आंसर को कंपेयर कीजिए, आपको चेंज तो दिखेगा। तब आपको पता चलेगा हाँ भाई मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ। तो वो पेशेंस रखना चाहिए सभी को, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब मेंस के लिए पहले से ही, ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स के बाद ही करें। जब आप प्रिपरेशन ही शुरू कर रहे हैं, थोड़ा जैसे आपका कंटेंट थोड़ा रेडी हो जाए, आप मेंस का आंसर राइटिंग थोड़ा कीजिए। बेशक आपका पहला आंसर आपको कुछ पता नहीं होगा, बेशक आप रेफ़र करके लिखना, इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप देख के लिखिए, आप पहले उसको पढ़े और उसको अगले दिन लिखिए।
ताकि आप अपने मेमोरी से उसे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप देख के लिख रहे, फिर फ़ायदा नहीं रहा है। बेशक आपका आंसर आप फ्रेम नहीं कर पा रहे, बेशक आप स्टक हो रहे, इट्स फाइन। मेंस के 3 महीने पहले मैंने पहले टेस्ट में मैंने सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चंस किए थे। तब तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं सोच रहा था मेरे से हो पाएगा ये, अच्छा, बट प्रैक्टिस से हो जाता है ये, प्रैक्टिस हो जाता है। क्योंकि हमारी कैपेसिटी हम जानते नहीं, हम कितने जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी ब्रेन में है तो वो हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक जस्ट प्रैक्टिस, यूपीएससी का पूरा गेम ही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से याद आया सर, कंसिस्टेंसी, जी ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की रोल है। जी बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपनी प्रिपरेशन में, जी। उनमें XYZ कुछ भी रीज़न होती होंगी। क्या तरीका हो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, आपकी क्या राय है? जी, कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि आप हर दिन 10 घंटे पढ़ते रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा कैपेसिटी अलग है। हम कभी 12 घंटे पढ़ सकते हैं, बट कभी हम सिर्फ 6-5 घंटे पढ़ सकते हैं। सही। तो ऐसा कभी सोच के नहीं बैठना चाहिए कि हम 10 घंटे हर दिन पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप एफर्ट्स डालते ही रहे बस, और वो पूरे हार्ट से, फुल हार्टेड, होल हार्टेड एफर्ट्स आप डालते रहे, एंड आप टारगेट सेट कीजिए, एंड ये ट्राई कीजिए कि आप ये टारगेट्स को अचीव करें। कुछ दिन आएंगे आप टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन आप वो टारगेट्स को ओवरशूट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक दिन सेम नहीं होता। हमें कभी कुछ दिन अच्छा लगता है, कुछ दिन हमें हेल्थ इश्यूज आएंगे, करेक्ट, कुछ दिन हमारा मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। इट्स फाइन, प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं आपने, बहुत ही इट्स फाइन। आपको उसके लिए गिल्टी फील करने की मैं ज़रूरत कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं आफ्टर ऑल। तो आप बस उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने टारगेट्स को बस अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप खुद बोल रहे मैं कर लूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद कर रहे हैं, बट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में डेफिनेटली इट इज़ एक्सेप्टेबल। मैंने कभी टाइम टेबल ऐसा अपने लिए बनाया नहीं था। मेरा ऐसा था कि मेरे को बोर मारता था तो आई वुड यूज टू टेक अ ब्रेक, एंड देन मैं वापस बैठ जाता था पढ़ाई के लिए। एंड मेरा ऐसा था अगेन था कि मैं टारगेट रखता था कि मुझे आज इस दिन ये कंप्लीट करना है, मैं लिख के रखता था। अच्छा, और वो कंप्लीट करना, वो मेरे पास इतने आवर्स थे, मेरे को पता था, तो मैं उसके हिसाब से अपना कर देता था। तो कभी कभी शायद से लंच मैं लेट कर देता था। ऐसा नहीं कि मैं 2 बजे ही लंच करता, 4 बजे लंच करता था, तो 2 बजे के टाइम पे मैं पढ़ाई करता था शायद। टाइम मैनेजमेंट, मतलब बस टाइम मैनेजमेंट करता था मैं, ऐसा दिन फिक्स नहीं था। टाइम मैनेजमेंट से याद आया सर, आप डायनिक्स में थे जी, आपको जिम्मेदारियां आपके पास होंगी, उसके बावजूद भी आपने तैयारी रखी है और यू आर अंडर 100 टॉपर हैं आप जी। ये कैसे मैनेज किया सर? टाइम मैनेजमेंट की बात आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत बोलना आसान नहीं, बहुत टफ होता है। कैसे मैनेज की दोनों चीज़ें आपने एक साथ? एक्चुअली मैं बहुत लकी था। हमारा जॉइनिंग दिसंबर 26, 2023 में ही हुआ था, तो मेरा मेंस तब तक हो गया था। अच्छा। तो इसलिए उस चीज़ में मैं बहुत लकी था। PYQs आर वेरी वेरी हेल्पफुल। आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, और वो वायर हो जाएगा। मैंने 1 हफ्ता या 10 दिन पहले 2014 से लेके 2022 तक के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर, बोथ GS1 एंड CSET, 9:30 to 11:30 एंड 2:30 to 4:30 मैं करता था, ताकि मैं खुद कंडीशन हो जाऊँ, मैं खुद अकस्टम हो जाऊँ इस प्री के लिए। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है। तो आप भी बेशक वो ट्राई कीजिए, बिल्कुल PYQs को छोड़िए मत, बिल्कुल बहुत हेल्पफुल रहता है। और दूसरी बात, आप ज़्यादा सोर्सेज को मत देखिए, लिमिटेड सोर्सेज से मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। बिलीव मी, इट्स रियली पेज ऑफ। मेरे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है। मेरे दोनों प्री क्लियर हुए क्योंकि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग कर पाया मैं, बिकॉज आई वॉज एबल टू रिवाइज मैनी टाइम्स। सो आप बिल्कुल रिविजन मैक्सिमम कीजिए, आपको वो पे ऑफ करेगा। तीसरी बात, काम एंड कंपोज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मेंटेन योर काम एंड कंपोजर, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में आ जाता है, हम कोई ना कोई गलती तो कर ही बैठेंगे। तो आप स्ट्रेस में मत आइए, आराम से। आपको यदि 5 क्वेश्चन भी नहीं आए, स्ट्रेस मत लीजिए, और पक्का आपको 6ठा या 7वां क्वेश्चन आपको आ पाएगा। टेस्ट क्रिकेट में भी आप देखिए, 6 बॉल, 7 बॉल, 10 बॉल, 11 बॉल छोड़ देते हैं, बट 12वीं बॉल आप कर देते हैं उसको। और आप हड़बड़ी में आप कर दोगे तो आप कैच दे दोगे, बिल्कुल आप आउट हो जाओगे। तो आप यही अप्रोच इधर भी रखिए, एंड ये सोचिए कि आप पैनिक मत कीजिए। आपको यदि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप सोच रहे यार मैंने इतनी पढ़ाई की थी यार, मुझे ये नहीं आ रहा, बट जस्ट इमेजिन, ये एक रिलेटिव गेम है, ये एक रिलेटिव कॉम्पिटिशन है। यदि मुझे नहीं आया
तो बहुतों को ये नहीं आया, करेक्ट, क्योंकि सभी ने एक ही सोर्स से पढ़ा, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है सभी ने एक ही सोर्स से पढ़ा है मोस्टली। सही बात है। तो उसमें उनको आपको नहीं पता होगा तो वो उनको भी पता नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई 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 से नहीं होता है, आपको वो पढ़ाई को कैसे अप्लाई करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्री में नॉट ओनली नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बट हाउ टू यूज़ दैट नॉलेज अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आप खुद वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को स्टिमुलेट कीजिए और खुद आप वो प्रैक्टिस करके आप कीजिए, एंड जस्ट गिव इट इन योर 100%, दैट्स इट।